हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अनंत तन्यता पर मोलर चालकता को पढ़ा है और हम लोग ये भी देखे कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग मोलर चालकता के मान को ग्राफ द्वारा निकाल पा रहे थे, लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस था तो उसको हम लोग ग्राफ द्वारा नहीं निकाल पा रहे थे। जैसे अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में प्रबल विद्युत अपघट्य का केस था तो उस समय ग्राफ द्वारा हमको कुछ यू डॉट्स मिले थे और ये ग्राफ हम लोग खींचे थे किसके, कॉन्सेंट्रेशन के रूट यानी तन्यता के रूट और मोलर चालकता के मध्य ग्राफ खींचे थे। यहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 0 था, यानी रूट सी इक्वल टू 0, तो सी इक्वल टू भी 0 इस पॉइंट पे। तो हमको क्या मिला था, हम लोगों को हम लोग देखे थे कि एक सीधी रेखा मिल रही थी और इस सीधी रेखा को ही अगर हम आगे बढ़ाते तो क्या होता, इस जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम लोगों को लैम्डा एम का मान मिल जाता इस पॉइंट पर, और इसी को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर चालकता। लेकिन जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस था, दुर्बल विद्युत अपघट्य के केस में हम लोगों को ग्राफ कुछ यूं मिल रहा था, यानी रूट सी और मोलर कंडक्टेंस के बीच जब ग्राफ खींचे तो हम लोगों को ग्राफ कुछ यूं मिल रहा था। यानी कि ज्यों-ज्यों हम लोग जीरो कंसंट्रेशन के करीब आ रहे थे या जीरो डाइल्यूशन के करीब आ रहे थे तो क्या तेजी से मोलर चालकता का मान बढ़ा, यानी कि ग्राफ द्वारा मोलर चालकता को हम लोग नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि मोलर चालकता इक्वल टू होता है कप्पा इंटू वी एम। तो यहाँ पे क्या, जैसे जैसे अब डाइल्यूट होता तो कप्पा की वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाता। जब कप्पा की वैल्यू नहीं निकाल पाते तो कैलकुलेट नहीं हो पाते, तो मोलर चालकता जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, कोहलर के नियम का प्रयोग करना पड़ेगा दुर्बल विद्युत अपघट्य के मोलर चालकता को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ज्ञात करने के लिए। तो ये है हमारी आज की टॉपिक, कोहलर का या फिर कोलराउश का नियम। तो कोलराउश के नियम से हम लोग क्या दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता का मान इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल सकते हैं। दूसरी बात, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए भी कोहलर के नियम का या कोलराउश के नियम का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं और इसके लिए भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर चालकता के मान को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, हमारा कोलराउश का नियम दोनों प्रकार के विद्युत अपघट्यों पे काम करता है। तो इस नियम को हम लोग आज पढ़ेंगे और ये नियम है, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लैम्डा एम 0 द्वारा। अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं और धनायनों के लिए हम अनंत तन्यता पर मोलर चालकता को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लैम्डा प्लस 0 या कैपिटल लैम्डा टोटल मोलर कंडक्टेंस के लिए, और धनायनों या ऋणायनों के मोलर कंडक्टेंस के लिए स्मॉल लैम्डा का प्रयोग करेंगे। स्मॉल लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तथा स्मॉल लैम्डा माइनस ये ऋणायनों का हो गया एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती है।
इसको सूत्र के रूप में किस प्रकार से दिखाएंगे हम लोग, तो मोलर चालकता एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या आर जीरो कंसंट्रेशन इक्वल टू न्यू प्लस, ये बताएंगे न्यू क्या है यहाँ पे, इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं हम, इंटू लैम्डा एम प्लस जीरो, यानी कि धनायनों के लिए मोलर चालकता अनंत तनता पर प्लस न्यू माइनस, इसको भी ब्रैकेट में कर दे रहा हूं, इंटू लैम्डा एम माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये क्या है, धनायनों के लिए अनंत तनता पर मोलर चालकता, और ये ऋणायनों के लिए अनंत तनता पर मोलर चालकता। न्यू प्लस और न्यू माइनस धनायनों और ऋणायनों की संख्या है, तो ये हमारा सूत्र हो गया। इसमें कुछ है नहीं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर एसिटिक एसिड के केस में हम लोग मोलर चालकता लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, एसिटिक एसिड से धनायन बनेगा, तो इसके लिए लैम्डा एच प्लस, ठीक है, और किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, प्लस लैम्डा CH3COO माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि दोनों की, धनायन की और ऋणायन की मोलर चालकताओं का योग कर देंगे तो एसिटिक एसिड के लिए मोलर चालकता इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, ये सूत्र देखने में बड़ा लग रहा होगा और बच्चे इससे घबरा जाते हैं सूत्र देख के, लेकिन कोलराउस का ये नियम और इससे संबंधित आंकिक प्रश्न जो आता है वो इतना आसान होता है, उसमें केवल जोड़ घटाना होता है। बच्चे केवल आंकड़े देख के घबराते हैं, तो अगर इस बात को तुम लोग बढ़िया से समझ जाओ, नियम को अच्छे से समझ जाओ और क्या जोड़ घटाना कैसे करना है इसको अच्छे से देख लो, तो आंकिक प्रश्नों को तो हर साल आने ही आने हैं। हर साल बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन पेपर के किसी न किसी सेट में ये आंकिक प्रश्न होता ही होता है। तो इसको पहले समझो अच्छे से, इसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और देख के घबराहट भी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, जहां न्यू प्लस तथा न्यू माइनस धनायनों विद्युत अपघट्य के एक अणु के वियोजन से प्राप्त धनायनों व ऋणायनों की संख्याएं हैं। ये विद्युत अपघट्य हमारा एसिटिक एसिड है। जब इसका एक अणु होगा तो धनायन की संख्या भी एक होगी और ऋणायन की संख्या भी एक होगी। देखो इस बात को, एसिटिक एसिड का अगर एक ही अणु वियोजित होगा तो हमको धनायन भी एक ही मिलेगा और ऋणायन भी एक ही मिलेगा। ठीक है, एसिटिक एसिड को HAC द्वारा भी दिखाया जाता है, HAC, और इसको H प्लस AC माइनस द्वारा दिखा सकते हैं। तो यहाँ हमको ये दिख रहा है कि H तो दिख रहा है, AC जो है एसीटेट आयन का प्रतीक है, एसीटेट आयन के लिए है। तो अगर AC आता है क्वेश्चन में, HAC आता है तो हमको एसिटिक एसिड समझ लेना चाहिए, और अगर AC माइनस आता है आयन तो इसकी जगह पे एसीटेट आयन समझ जाना चाहिए, CH3COO माइनस आयन। ठीक है, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन की सहायता से हम लोग इस नियम को और अच्छे तरीके से समझेंगे। कोलराउस के नियम को क्वेश्चन की सहायता से और बढ़िया समझ लेंगे और आंकिक प्रश्न को देखेंगे कितना आसानी से आंकिक प्रश्न हो जा रहा है हम लोगों का, जिसको देख के घबराहट महसूस होती है। तो क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, NaCl, HCl तथा सोडियम एसीटेट के लिए सीमांत मोलर चालकता। तो सीमांत मोलर चालकता दिया है, प्रतीक इसका दिख रहा है लैम्डा m0। सीमांत मोलर चालकता वास्तव में क्या है, मोलर चालकता इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन पे ही है, तो इसी को सीमांत मोलर चालकता भी कहते हैं। लिख दे रहा हूं, सीमांत मोलर चालकता
मोलर चालकता किसको कहते हैं, इक्वल टू मोलर चालकता अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर। मोलर चालकता जब अनंत तनुता पे होगी तो उसी को सीमांत मोलर चालकता भी कहते हैं। तो क्या है, NaCl, HCl तथा सोडियम एसीटेट के लिए सीमांत मोलर चालकता क्रमशः 126.4, 425.9 तथा 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। HAC के लिए मोलर चालकता अनंत तनुता पर, या फिर इसको हम कहेंगे सीमांत मोलर चालकता है। तो HAC के लिए सीमांत मोलर चालकता की गणना कीजिए। अब HAC क्या है, तो अभी बताया कि HAC किसको कहते हैं, एसिटिक एसिड को, HAC एसिटिक एसिड को। यानी कि एसिटिक एसिड के लिए हमको मोलर चालकता निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो चलो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या क्या हमको दिया है, मोलर चालकता दिया है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NaCl की। तो यहाँ हम मोलर चालकता NaCl इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लिखेंगे, इक्वल टू क्या होगा, तो लैम्डा 0 Na प्लस, किस तरह से निकालेंगे NaCl के लिए, तो सोडियम आयन की मोलर चालकता और क्लोराइड आयन की मोलर चालकता अनंत तनुता पे। तो Na प्लस के लिए हो गया प्लस लैम्डा 0 Cl माइनस, और ये वैल्यू हमको दी हुई है, कितनी दी है, NaCl के लिए 126.4, तो 126.4। दूसरा है HCl के लिए दी हुई है सीमांत मोलर चालकता HCl के लिए। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, सीमांत मोलर चालकता हाइड्रोजन आयन का प्लस सीमांत मोलर चालकता क्लोराइड आयन का, और ये दिया हुआ है 425.9। तीसरा दिया हुआ है सोडियम एसीटेट के लिए, तो सीमांत मोलर चालकता सोडियम एसीटेट के लिए इक्वल टू कैसे निकालेंगे, सीमांत मोलर चालकता सोडियम प्लस आयन का और सीमांत मोलर चालकता एसीटेट आयन का जोड़ देंगे, इक्वल टू दिया हुआ है 91.0। अब इक्वेशन बना लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। चलो हमको यहां से देखना है किसके लिए निकालना है, HAC के लिए, यानी कि एसिटिक एसिड के लिए। तो एसिटिक एसिड हमको किस प्रकार से मिलेगा, एसिटिक एसिड में एक तो हाइड्रोजन आयन होगा और दूसरा एसीटेट आयन। तो हाइड्रोजन आयन हमको कहां से दिख रहा है, यहां से, एसीटेट आयन यहां से, यानी इन दोनों को जोड़ लें तो हमको एसिटिक एसिड की मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता मिल जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ना पड़ेगा। ये आयन ही हमको चाहिए, क्योंकि मोलर चालकता एसिटिक एसिड के लिए हमको कौन कौन से आयन चाहिए, सीमांत मोलर चालकता एसिटिक एसिड के लिए इसमें हमको चाहिए हाइड्रोजन आयन की सीमांत मोलर चालकता और एसीटेट आयन की सीमांत मोलर चालकता। तो हमको दोनों दिख रहे हैं, यहाँ से लैम्डा m, इसको स्मॉल लैम्डा कर लेते हैं, तो लैम्डा H प्लस 0 यहाँ दिख रहा है और लैम्डा CH3COO माइनस 0 यहाँ दिख रहा है तीसरा इक्वेशन में। तो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को जोड़ लेंगे, हमको दोनों आयन प्राप्त हो जाएंगे। कौन कौन से आयन हमको नहीं चाहिए, तो ये Cl माइनस और Na प्लस आयन नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए के लिए क्या, ये दोनों ऊपर दिख रहे हैं Na प्लस और Cl माइनस, यानी कि इक्वेशन थर्ड को घटा लेते हैं। तो ये और ये जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, और इसी में से हम घटा देते हैं समीकरण 1 को, माइनस समीकरण 1। इसी तरह लिख दे रहा हूं, माइनस
1। अगर घटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड के लिए सीमांत मोलर चालकता प्राप्त हो जाएगी। तो क्या करना है, इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यूज को सीधे सीधे रख दें। इक्वेशन 2 के लिए वैल्यू है हमारी 425.9 प्लस इक्वेशन 3 के लिए सीमांत मोलर चालकता दी हुई है 91.0 माइनस इक्वेशन 1 के लिए सीमांत मोलर चालकता दी है 126.4। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, तो एसिटिक एसिड के सीमांत मोलर चालकता के बराबर है, इक्वल टू। अब यहीं से हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो ऐड करो 0.9, 5 और 1 6, 2 और 9 11, 1 कैरी 1, यानी 516.9 माइनस 126.4। अब केवल घटा लेना है और एसिटिक एसिड के लिए सीमांत मोलर चालकता हमको ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ घटाओ, 9 में से 4 घटाएंगे 5 मिल जाएगा, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 11 में से 2 घटाएंगे 9 और 4 में से 1 घटाएंगे 3। तो 390.5 ये हमको आंसर मिल रहा है। इसकी यूनिट यहाँ लगा लेते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हमको आंसर मिल गया है, आंसर। तो यहाँ क्या दिख रहा है, ऐसे प्रश्नों के लिए जो बहुत ही देखने में लगता है कि बहुत कठिन प्रश्न होगा, लेकिन क्या है, इसमें केवल जोड़ है और घटाना है। केवल प्रश्न को समझना है, ये समझना है कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करें, बाकी इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। ठीक है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू।